कल तक हम भाजपा की आलोचना कर रहे थे, आज उनको गले लगा रहे हैं, वीआईपी स्टेटस दे रहे हैं, लाल बत्ती दे रहे हैं। वो समझते हैं मतलब कि पिछड़े आ जाएं। पिछड़ों की राजनीति पे ज्यादा फोकस है और फॉरवर्ड की राजनीति पे अब मुलायम सिंह का पहले जैसे पांडे और ये काम कर रहे थे वो नहीं है। ब्राह्मण मानकर चल रहे हैं कि नहीं मिलने वाले हैं और पिछड़ों को एकजुट करो, पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, पिछड़ा सम्मेलन। मतलब ये पिछले 1-1.5 महीने के अंदर पूरी सब राजनीतिक सब चारों पार्टियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। नरेंद्र मोदी का ऐसा खौफ सब दलों में छा गया है कि वो लग रहा है कि हमको नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। और जनता में पोलराइजेशन है, जब पोलराइजेशन होता है आप नहीं, लेकिन पोलराइजेशन है, इस बात को कैसे इसको बूझा जा सकता है? आम आदमी के दिमाग में बैठा हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं किसी के पास कि मोदी आएगा, मोदी बचाएगा, मोदी देश का विकास करेगा, मोदी को चांस देना चाहिए। पर इसके ठीक विपरीत भी मोदी के खिलाफ है, उसका फायदा नहीं हो रहा होगा किसी को। किसका कौन खिलाफ? मतलब कांग्रेस फायदा उठा ले उसका, या उसका समाजवादी पार्टी, या मुस्लिम वोट गोलबंद हो जाए। बाकी मुस्लिम वोट गोलबंद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुसलमानों में भी उम्मीदवार होंगे, जैसे जातियां वहां भी हैं। मुलायम सिंह यादव भी मुस्लिम उम्मीदवार होड़ है, कौन ज्यादा खड़े करेगा? मायावती भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करेगी। तो ऐसा नहीं है कि कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे, उनके अंदर भी विभाजन है। 100% मुसलमान कोई किसी एक पार्टी के साथ जाएगा, इसकी तो कोई संभावना नहीं। लेकिन आपके अनुसार सपा, कांग्रेस, भाजपा, क्या ये सचमुच में वोटों का ध्रुवीकरण या गोलबंदी करने की नीचे के लेवल पे कोशिश कर रहे हैं या अपने आप हो रहा है? नहीं, ध्रुवीकरण सपा क्यों करेगी? सपा तो अपने पक्ष में करना चाहेगी, उसके पक्ष में हो नहीं रहा। ध्रुवीकरण अगर होता दिखेगा तो मुसलमान का थोड़ा ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में होगा और बाकी वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा अपने एंटी कांग्रेस वोट। केंद्र में मुलायम सिंह सरकार नहीं बना रहे, आप दोनों चीजों को अलग रख के देखिए। ना मायावती केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, ना मुलायम सिंह यादव केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है। जब लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है, कांग्रेस को हटाना है तो भाजपा को लाना है, तो वहां फिर बाकी चीजें टूट जाती हैं। और इसलिए जो भाजपा भाजपा हो रहा है, आपने कहा कि मोदी अभी गए भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, इससे पहले ही सर्वे आने लगे कि बीजेपी नंबर 1 की तरफ बढ़ रही है। ये हो सकता है इसी में बराबर की कोशिश अगर राहुल गांधी भी कर रहे हैं, या उन्होंने जो उत्तर प्रदेश पे फोकस किया, या खाद्य सुरक्षा बिल है, ये तमाम तरह की संजीदगी के साथ जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पे फोकस कर रहे हैं, उसका असर उस पर चर्चा नहीं हो रही, उस पर चर्चा नहीं हो रही। देख रहे हैं व्यास जी, जो केंद्र सरकार की योजना है उनका क्या हस्र हो रहा है, क्या नहीं, देखिए वो एक अलग है, लेकिन अगर संजीदगी को लेकर अगर तुलना करें तो राहुल गांधी को लेकर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। राहुल गांधी का कोई छवि कहीं नहीं बन पा रही है। इवन कांग्रेस वाले खुद कहते हैं कि राहुल की जगह अगर प्रियंका सामने आ जाती तो शायद कुछ बेहतर विकल्प होता। राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी, राहुल गांधी की स्वीकार्यता, उनका नेतृत्व, लोकप्रियता कहीं भी नहीं, तो उस नाते आपके अनुसार अभी उत्तर प्रदेश में सीधे मुकाबले वाली स्थिति में दो पार्टियां कौन सी आप मानते हैं? नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस होगा, राहुल गांधी होगा, या मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी पार्टी भाजपा के सामने, एक पहले नंबर की पार्टी वहां भाजपा उभरती हुई दिख रही है, दूसरे नंबर के लिए वो लड़ेंगे, बसपा, सपा, कांग्रेस तीनों लड़ेंगे। अभी ये नहीं कहा जा सकता मतलब दूसरे नंबर भाजपा से तीनों लड़ेंगे, भाजपा इनसे नहीं लड़ेगी। नहीं, भाजपा की स्थिति लगता है कि जो उभर रही है धीरे धीरे, और मोदी के आने के कारण पोलराइजेशन भी होगा, हिंदू पोलराइजेशन भी होगा, और आम गैर जातीय आधार पर भी होगा। इस सिर्फ इसलिए नहीं कि ये जातियां जुड़ जाएंगी, आम आदमी के मन में ये भावना आ गई है कि मोदी को मौका देना चाहिए। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड।
नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने जमात इस्लामी को करार दिया गैर कानूनी। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात समेत किसी भी सियासी इंतखाब में शिरकत पर लगाई पाबंदी। शाम के शहर हिम्स पर बागियों का रॉकेट हमला, हथियारों का डिपो नजर आतिश, 40 अफराद हलाक, कई जख्मी। यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक मिस्र में सियासी बहरान के पुरअमन हल में कोशा। इख्वान के धरने खत्म कराने की पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। और रूस ने स्नोडेन को दी 1 साल के लिए पनाह, स्नोडेन की नामालूम मकाम पर मुंतकली। हाल मंजर में सबसे पहले रुख करेंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने मफाद आमा के कर्जे पर फैसला सुनाते हुए जमात इस्लामी को गैर कानूनी करार दिया है। जमात इस्लामी मुस्तकबिल में पार्लिमानी इंतखाबात समेत किसी भी सियासी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकती। वजीर कानून शफीक अहमद का कहना है कि जमात इस्लामी हाईकोर्ट के फैसले को अदालत आलिया में चैलेंज कर सकती है। इस फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी ने कोई एहतजाज नहीं किया है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने जमात इस्लामी को गैर कानूनी करार दिया है और इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया है। अब जमात इस्लामी किसी भी तरह के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। दरअसल जमात इस्लामी की सियासी पार्टी की हैसियत के खिलाफ 25 जनवरी साल 2009 को तरीक़त फेडरेशन और दीगर 24 अफराद ने अदालत में अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। জামাতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা চেয়ে যে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল কতিপয় সুধী সমাজের কতিপয় ব্যক্তি, সেটা দীর্ঘ শুনানির পর আজকে রায় ঘোষণা করেছেন এবং এই রায়ের মাধ্যমে বাই মেজরিটি ডিসিশন এই জামাতের নিবন্ধনকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। আমরা যারা রিট করেছি এই রিটের মধ্য দিয়ে জামাতের নিবন্ধন বাতিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে জামাত ইসলামীদের স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের একটি দল, সেই হিসাবে আদালত কর্তৃক সেটা প্রমাণিত হয়েছে। সেই জন্য আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাবো অনতি বিলম্বে জামাত ইসলামী বাংলাদেশের রাজনীতি এই স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে নিষিদ্ধ করতে হবে। तरीक़त फेडरेशन खुद को सूफियाना तालीम का अलंबरदार बताती है। तरीक़त फेडरेशन की दलील है कि फ़िरक़ा परस्त जमात सियासी जमात कैसे बन सकती है। अदालत के बाहर सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त था और हुकूमत भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तहम जमात इस्लामी ने अदालत के फैसले पर कोई एहतजाज नहीं किया है। মনে করি জামাত ইসলামী নিবন্ধন বাতিল করে মাননীয় আদালত প্যান্ডোরাস বক্স উন্মুক্ত করে দিয়েছে। গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের জন্য এটা খুবই ক্ষতিকর হবে বলে আমরা মনে করি। बांग्लादेश के वज़ीर कानून शफीक अहमद का कहना है कि हो सकता है कि जमात इस्लामी हाई कोर्ट के इस फैसले को अदालत आलिया में चैलेंज करे, इसलिए हुकूमत अदालत आलिया के फैसले के इंतज़ार में है। जमात इस्लामी पर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देने, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर लोगों पर मजालिम ढाने और मुल्क की आज़ादी को मुस्तरद करने का इल्ज़ाम है। वाज़ेह है कि जमात इस्लामी अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया की सरबराही वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की इत्तेहादी है, लेकिन अब बांग्लादेश में जमात इस्लामी का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबर शाम से है, जहां हुकूमत ने आज आर्मी डे के मौके पर सदर बशर अल असद का एक फोटो जारी किया है। बशर अल असद ने दमिश्क के दराया में बागियों को शिकस्त देने पर अपनी फौज को मुबारकबाद पेश की। वहीं शाम की हुकूमत के कब्जे वाले शहर हिम्स पर बागियों ने रॉकेट हमला किया। इस हमले की वजह से हथियारों का डिपो नजर आतिश हो गया और कई इमारतें तबाह हो गई। इस हमले के नतीजे में 40 लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। धुएं और आग को देखकर हमले की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अल्लाहु अकबर। जुनूबी लबनान के सईदा इलाके में एक इमारत में 900 से ज़्यादा शामी रिफ्यूजी पनाह लिए हुए हैं। इस इमारत को एक यूनिवर्सिटी के लिए तामीर किया गया था, लेकिन अब इस इमारत को सईदा में शामी रिफ्यूजियों के सबसे बड़े कैंप में तब्दील किया गया है। अगरचे शामी पनाह गुज़ीरों को इस कैंप में जगह की दिक्कत के साथ साथ दूसरी परेशानियों और मसाइल भी दरपेश हैं, ताहम कुछ रिफ्यूजियों का कहना है कि वो यहाँ बिना किसी खौफ के रह रहे हैं।
कैंप में रह रहे लोगों को मुनासिब सहूलियात न होने की भी शिकायत है। أمن على أولادي أمن على حالي فيني بروح الشارع ما فيك تمشي كلها طائرات مش تحس الطائرة اجتك مثل لمح البصر شو الحربية ضربتك أخي إنك رايح. موضوع الصرف الصحي، موضوع الحمامات، موضوع أماكن الاستحمام। रुक करेंगे मिस्र का, जहां सियासी तातुल को खत्म करने की यूरोपीय यूनियन की कोशिशों के बीच जर्मनी के वजीर खारजा गिडो वेस्टरवेली ने जुमेरात को काहिरा में मिस्र के वजीर खारजा नबील फहमी के साथ मुलाकात की। वेस्टरवेली को मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसी भी इत्तलात हैं कि फ़ौज ने मोहम्मद मुर्सी की क़यामगाह को अब तक 3 बार तब्दील किया है। मुर्सी से मिलने वाली बैरूनी ममालिक की शख्सियात को अंधेरे में हेलीकॉप्टर के जरिए इस जगह लाया जाता है जहां मुर्सी ज़ेरे हिरासत हैं। नबील फहमी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुर्सी को खुले तौर पर यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नबील फहमी ने कहा कि मिस्र के मौजूदा बहरान का पुरअमन हल निकालने की कोशिश की जा रही है। Eine Lehre aus unserer deutschen Geschichte, die eben von Ihnen angesprochen worden ist, lautet, dass wir immer und überall auf friedliche Konfliktlösungen, auf Rechtsstaatlichkeit und auf die Einhaltung der Menschenrechte Wert legen. Ich habe ebenso wie die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika gefordert, dass es einen neutralen Zugang, einen Besuch bei Herrn Mursi geben kann. Dem ist durch den Besuch von Casey Ashton auch entsprochen worden und das begrüße ich. Darüber hinaus habe ich in meinem Eingangsstatement deutlich gemacht, dass es notwendig ist, dass jetzt auch Brücken gebaut werden. Ich bin hier, um die Kräfte auf allen Seiten zu ermutigen, die auf eine friedliche Lösung setzen, die auf Dialog setzen und einen gemeinsamen Neuanfang für die Zukunft إننا نسعى إلى حل سلمي للمشاكل الموجودة في مصر، وإننا لا نقبل بأي حال من الأحوال تهديد للأمن المصري، كان الأمن الداخلي أو الأمن القومي، فضلا عن أننا ملتزمون تماما وبدقة بتنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها والتي تشمل ولا زالت مفتوحة لجميع أطياف المجتمع المصري للمشاركة فيها. इस बीच अख़वान ने धरना खत्म करने की सूरत में हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। वहीं पुलिस को धरने खत्म कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुर्सी की माजूली के बाद से ही इख़वानुल मुस्लिमीन के कारकुनान और लीडरान मुसलसल धरने पर बैठे हैं और मुर्सी की दोबारा बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। फ़ौज ने मुर्सी हामियों के मुकाबले में मिस्र के अवाम से सड़कों पर आने की अपील की ताकि फ़ौज अवामी हिमायत को इख़वान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में मैंडेट के तौर पर इस्तेमाल कर सके। यही वजह है कि इन तमाम सूरत हाल के बावजूद जब इख़वान का एहतजाज नहीं रुका तो फ़ौज ने बेदरेग फायरिंग की, जिसमें 200 से ज़ायद इख़वान कारकुन मारे गए। 200 से ज़ायद कारकुनों की हलाकत के बावजूद इख़वान अपने मकासद में साबित कदम नजर आए और मुर्सी की बहाली का मुतालबा करते रहे हैं। ऐसे में मिस्र की काबीना ने बुध के रोज़ इख़वानुल मुस्लिमीन के धरनों को ख़त्म करने का फ़ैसला सादिर किया है और इसकी जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। मिस्र की वज़ीर इत्तलाआत ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि काबीना ने मिस्र और मिस्रियों के अमन और सलामती के पेश नज़र ये फ़ैसला लिया है। وحفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين، فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون.
इख्वान मुस्लिमीन ने काबीना के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि धरनों को खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल दरअसल हजारों लोगों को कत्ल करना है और ऐसा लगता है कि फौज ने सरहद की हिफाजत के बजाय लोगों को कत्ल करने का तहैया कर लिया है। أظن أن محاولة فرض الاعتصام بالقوة يعني سيكون وراءها قرار بقتل الآلاف وهذا يعني تحويل الوطن إلى بحيرات من الدماء وهذا يعني بأن الجيش نسى مهمته في حماية الحدود وقرر إبادة شعبه. वहीं सियासी माहिरीन का मानना है कि इख्वान मुस्लिमीन के खिलाफ बेजा ताकत का इस्तेमाल दरअसल इख्वान को मुत्तहिद करने का बड़ा सबब बन गया है। दूसरी जानिब दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों के माहिरीन मानते हैं कि ताकत के बेजा इस्तेमाल और पुलिस अहलकारों की नातजुर्बाकारी की वजह से हालिया दिनों में मिस्र में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई। الاستفادة الأخرى من العنف بالنسبة للإخوان هي الحفاظ على تماسك التنظيم. الإخوان لو صارحوا قواعدهم بأن الشعب قد ثار ضدنا وأننا فشلنا في الحكم في سنة وأننا كذبنا على الشعب وخدعناه ومن ثم صارت الملايين ضدنا وأسقطتنا، هذا معناه أن جموع عديدة ستخرج من عباءة الإخوان وسيتفكك التنظيم. Soldiers are doing their military service under the Ministry of Interior, and they should receive the good training before going into anti-riot department. The Ministry of Interior is not using the modern or the newest technology and going against riots. This is one. Second, since the revolution happened in 2011, the soldiers are spread into the streets in monitoring services. I think that they don't have the time to train the soldiers anymore. मिस्री काबीना के फैसले के बाद आलमी बरादरी ने मिस्र के सियासी बहरान के पुरअमन सियासी हल निकालने की कोशिश तेज तर कर दी है। आलमी रहनुमाओं का मानना है ये काफ़ी ख़तरनाक कदम हो सकता है। हालांकि इससे कबल यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह कैथरीन एस्टन ने माजूल सदर मुर्सी से मुलाकात की और दीगर लीडरों ने मुर्सी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। वहीं फ्रांस ने मुर्सी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा किया है, लेकिन फौज ने अभी तक मुर्सी के ठिकाने को सेग़े राज में रखा है और मुर्सी से सरकर्दा शख्सियात को मिलवाने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से मुर्सी के ठिकाने तक ले जाया जाता है। ताहम फौज का कहना है कि मुर्सी की हिफाजत के लिए ही उनके ठिकाने को मख्फी रखा गया है। मीर ने क्या खूब कहा है, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है खुद मुख्तारी का, चाहते हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। उधर मिस्र में सदर मुर्सी को हटाने के खिलाफ दिल्ली के मिस्री सिफारतखाने के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज और मुजाहरा किया गया। इजिप्ट सॉलिडेटरी फोरम, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा दीगर तंजीमों की जानिब से मुजाहरे का एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने मुर्सी की बहाली और फौजी हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। मिस्री सफ़ीर को मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि मिस्र की जमहूरी हुकूमत को बहाल किया जाए। मुर्सी की हुकूमत को दोबारा बहाल किया जाए, मिलिट्री को बैरक्स में वापस बुलाया जाए और जिस तरह से अमेरिका ने और इसराइल ने और दूसरे अरब मुल्कों ने मिलकर साजिश की है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने की और उसको ख़त्म करने की, उसके खिलाफ हम अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए आए हैं और आज हम अपना मेमोरेंडम देंगे एम्बेसडर को और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि UNO और दूसरे इदारों को भी हम अपना मेमोरेंडम दें। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री की जिम्मेदारी ये बनती है कि कहीं अगर डेमोक्रेसी का खून हो रहा है, जमहूरियत का खून हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और मिस्र के अवाम की जो जायज़ तमन्नाएं हैं उसके मुताबिक वहाँ पर दोबारा सदर मुर्सी को वापस लाया जाए। इसी के मुताबिक के लिए हम यहाँ जमा हो गए। इजिप्ट एम्बेसी के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ तंजीमों की जानिब से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मिस्र के में जो तब्दीली आई है हुकूमत को लेकर में उसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उमर अनस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इजिप्ट सॉलिडेटरी फॉर्म के कन्वीनर हैं। बात करते हैं किस लिए वो यहाँ पर मिस्र एम्बेसी के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए,
ये आपको मालूम है कि हमारा देश और मिस्र के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और जब 25 जनवरी 2011 को वहाँ पर सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आया था तो उस रिवॉल्यूशन को सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता ने उसको समर्थन किया था और हम इसी एम्बेसी के सामने 30 जनवरी को हम यहाँ पर अपने सभी लोगों को लेकर के आए थे और ये सब हमने 2011 में जब हुस्नी मुबारक को यहाँ से हटाया गया तब हमने अपना समर्थन यहाँ पर व्यक्त किया था। हम देखते हैं कि सिर्फ 1.5 साल के अंदर मुर्सी साहब जो वहाँ पर एक इलेक्शन के तहत चुन करके आए थे उनको हटा दिया गया। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये इस बात के लिए नहीं कि मुर्सी आए या ना आए, वहाँ कौन सी पार्टी आती है हमारा इससे मतलब नहीं है। हम अभी जो एम्बेसडर साहब को हम जो अपना मेमोरेंडम देंगे उसमें भी हमने क्लियरली कहा है, लेकिन हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं, इसको इंश्योर करना चाहते हैं कि जब हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है तो जो इलेक्शन के ज़रिए एक आदमी चुना गया है तो उसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए ही हटाया जा सकता है। जो इलेक्शन के जरिए आया है उसको इलेक्शन के अलावा किसी और माध्यम से नहीं हटाया जा सकता। हम इसी की डिमांड को लेकर के यहाँ आए हैं। फिर हमने इंडियन गवर्नमेंट से स्पेशली हमारा डिमांड ये है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी तक की किसी वजह से खामोश बैठी हुई है, ये हम पसंद नहीं कर सकते, ये हम इसको मान नहीं सकते। हम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि वो मिस्र की जनता पर हो रहे दमन और उनके खून के खिलाफ एक शब्द बोले कि हम इसको कंडेम करते हैं, मिस्र की जनता के साथ वो खड़े हों। अगर हमारा देश बोलता नहीं है तो हम एक भारतीय होने के नाते हमारा सर शर्म से झुक जाता है। शुक्रिया उमर साहब। जहां एहतजाजियों का ये मांग है कि मुर्सी को दोबारा बहाल किया जाए, उसको सदर बनाया जाए, वहीं दूसरी जानिब ये भी मांग किया कि हुकूमत हिंद को इसमें कहीं ना कहीं मदाखलत करते हुए कुछ न कुछ बोलना चाहिए। दिल्ली से ETV के लिए कैमरामैन चंदर पटवाल के साथ। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने मिस्र में जारी बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। जमात ने मिस्र में फौजी बगावत पर आलमी बरादरी की खामोशी को भी काबिल मजम्मत करार दिया। शिवराज्य पार्टी और उलमा कौंसिल के हमरा जमात ने इख्वानुल मुस्लिमीन की जमहूरी हुकूमत को फ़ौरन बहाल करने का मुतालबा किया। जमात ने इस मामले में हिंदुस्तान में मिस्री सफ़ीर को मेमोरेंडम देने का भी फैसला किया है। समाजी कारकुनान ने मिस्र में फैली बदअमनी के लिए अमरीका और इसराइल को जिम्मेदार करार दिया। ये है कि अमेरिकन हुकूमत और उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये अभी मंदी की जब होती है उस समय में फसाद बढ़ाने का अमेरिका का हर हमेशा कोशिश रही है, क्योंकि इनका हथियार बिकना चाहिए, क्योंकि इस पर इनका पूरा दारोमदार है। जैसे कि बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज है, जैसे फोर्ड है। आली मंजर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आपके सपने आपके घर, शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर BBD यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। आपके सपने आपके घर, शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर BBD यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए।
बैतुल-माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसा इदारा है जो मुस्तहिक अफराद तक पहुंचकर इमदाद करता है। बैतुल-माल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम बेसहारा, मजबूर व बेबस 135 बेवाओं में माहाना फीकस 500 रुपए वज़ाइफ की तकसीम। ऐसे 10 खानदानों की कफालत जिनमें हर घर में 2 या 3 जिस्मानी या ज़हनी माजूरीन हो। 50 से ज़ायद गरीब महल्लों में रोजाना 2 मुफ्त मेडिकल कैंप्स और दवाओं की मुफ्त फराहमी। आसाम के कैंपों में गरीब बच्चों के लिए क़ियाम तआम के साथ 4 दीनी मदारिस का क़ियाम। माह रमज़ानुल मुबारक से कब्ल गरीब रोजदारों में रमजान राशन की तकसीम। हफ्ते में 1 दिन डेंटल क्लिनिक कैंप्स का इनेकाद। खून की फराहमी के लिए ब्लड डोनेशन सर्विस। गरीब मैयतों की तजहीज़ व तकफीन का नज़्म। गरीब खवातीन के माशी इस्तेहकाम के लिए 5 टेलरिंग सेंटर्स। मौसम गर्मा में खानों में ठंडे और साफ पानी पिलाने का नज़्म। गरीब मरीजों के मुफ्त मायने के लिए सफ़ा डायग्नोस्टिक सेंटर का क़ियाम। हुकूमत की स्कीमों से मुतारिफ कराने के लिए सफ़ा हेल्पलाइन का क़ियाम सफ़ा बैतुल-माल की खिदमात में शामिल है। इन तमाम रिफाही और फलाही खिदमात की तकमील के लिए ज़कात, सदक़ात व अतियात से ताउन फरमाएं। सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र। आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉक्स। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रूस ने 1 साल की आर्जी पनाह दे दी है। वो मॉस्को एयरपोर्ट के ट्रांजिट जोन से किसी नामालूम मकाम पर गए हुए हैं। स्नोडेन के वकील अनातोले ने कहा है कि स्नोडेन से मुतालिक तमाम जानकारी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खुफिया रखी जाएंगी। स्नोडेन 23 जून को हांगकांग से मॉस्को के शेरमेतो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से ट्रांजिट जोन में फंसे हुए थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि स्नोडेन को रूस में इस शर्त पर पनाह मिल सकती है कि वो अमरीकी राजों को अफशा न करे। स्नोडेन के वकील के मुताबिक स्नोडेन ने रूसी सदर की ये शर्त कबूल की है। Вручил свидетельство о предоставлении ему временного убежища на территории Российской Федерации. Только что я его проводил, он уехал в безопасное место. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने इस्लामाबाद में अपने पाकिस्तानी हममनसब सरताज अजीज़ से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों लीडरों ने सिक्योरिटी के मामले पर वसी तर बातचीत पर जोर दिया और कहा कि दोनों ममालिक कई अहम उमूर पर आला सतह की बातचीत दोबारा शुरू करेंगे। वाज़ेह है कि अमरीका और पाकिस्तान के बीच सिक्योरिटी समेत दीगर अहम मामलात पर साल 2010 में बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन नवंबर 2011 में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले में 24 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए, जिसके बाद बातचीत तातुल की शिकार हो गई और दोनों मुल्कों के रिश्तों में तलखी आई। ताहम जॉन कैरी एक बार फिर दोनों मुल्कों के बीच बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। That today, very quickly, we were able to agree to a resumption of the strategic dialogue in order to foster deeper, broader, and more comprehensive partnership between our countries. And this revitalized dialogue will address in a realistic fashion all of the many key issues between us. It is also no secret that along this journey in the last few years, we've experienced a few differences. I think we came here today, both the Prime Minister and myself, with a commitment that we cannot allow events that might divide us in a small way to distract from the common values and the common interests that unite us in big ways. The drone attacks are counterproductive in terms of our relationship and also come. So in the light of today's discussion, we'll continue this dialogue on how to stop this policy of drone attacks as far as U.S. is concerned. Talks going with the Afghan Taliban
उधर पाकिस्तान में तालिबान के हमलों में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान बातचीत की उम्मीद मादूम हो रही है। अगरचे पाकिस्तानी तालिबान ने नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने से कबल मई के शुरू में हुकूमत के साथ बातचीत करने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन मई के आखिर में एक अमरीकी ड्रोन हमले में एक सीनियर तालिबान कमांडर वलीउर रहमान के हलाक हो जाने के बाद तालिबान के मौक़िफ़ में यकसर बदलाव नजर आया। पाकिस्तान में एक जेल पर तालिबान